हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, कहाँ हैं बाकी लोग यार? तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाने लग गए हो बेटा आने में? क्या मसला हो गया है? जी बेटा, मैं इंशाल्लाह कल लगा दूंगा मार्क्स, अल्लाह ने चाहा। सर जी हजरत। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। अच्छा सर, ये कह रहा था मैं कि कल कॉम्प्रिहेंसिव का पेपर है जो कि क्लास टाइमिंग के बीच में होगा ना, तो उसके लिए कुछ सूरत हाल बना सकते हैं आप? आप कौन है हजरत? अली असगर। कितनी देर का होगा बेटा वो पेपर? सर अभी टाइमिंग अनाउंस नहीं करी है, बस एक सेशन अपना सिर्फ मिस कर स्टार्ट देना टाइम। ना, एक सेशन ले लेना, एक मिस कर देना, क्या हुआ इसके अंदर? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा क्योंकि लगता ही है कि 4 साढ़े 4 तक पेपर खत्म हो जाएगा वो ना। बस सही है, तो 4:30 बजे आ जाना। सेट है। और बच्चे कहें तुम्हारी क्लास के, कहाँ रह गए सबके सब? सर क्लास चल रही है ना अभी, वो 3 बजे कोई टीचर छोड़ते ही नहीं है। अच्छा। और सर एक और गुजारिश। ये फरमाइए। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे जिसमें थर्ड वाला पढ़ा था, LSP। सही है। उसको जरा एग्जाम्पल के साथ जल्दी से एक बार खाली बता दीजिएगा, रिवाइज करना चाह रहा था। चलो बच्चे आते हैं, मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है। चले जी, अब मैं और वेट नहीं कर रहा, 7 मिनट ऑलरेडी, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अब तक कुछ बच्चे हैं वो आए नहीं हैं। अब मैं कितना उनका वेट करूं? ठीक है, वो आएंगे तो ज्वाइन करेंगे। आज अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हो गया, हमारी फैमिली में एक साहब की डेथ हो गई है, तो उनकी जो नमाज जनाजा है वो असर के साथ है। तो होगा ये कि मैं जो हूँ वो 5:15 तक क्लास लूंगा आप लोगों की, क्योंकि मुझे पहुंचना है, 5:45 जमात है, उसके साथ उनका जनाजा है। 5:15 तक मैं कोई ब्रेक आप लोगों से का नहीं दूंगा आज, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी खाना पीना है आप लोग साथ साथ खाते रहिएगा। जोहर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ लिया, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी। बाकी सीन ये है कि कोर्स हमें थोड़ा सा खींचना है क्योंकि हमारे 5 डिजाइन पैटर्न्स बाकी हैं और पढ़ने वाली क्लासेस हमारे पास आज की है और कल की है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका एक मेकअप लूंगा, उस मेकअप के अंदर जो है वो आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो मुझे चेक कराएंगे 1 बाय 1। प्रोजेक्ट मैंने आपसे कहा था कि 3-3 के ग्रुप्स में बढ़ जाइए और कोई भी 6 डिजाइन पैटर्न्स आप किसी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके मुझे कोड में जस्टिफाई करवाएंगे कि सर ये पैटर्न्स हमने यूज करें और इस तरह से जो है वो यूज करें। उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ ये होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैटर्न यूज हुआ है सिर्फ उस पैटर्न का कोड, आपके सॉफ्टवेयर का कोड मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ जो पैटर्न यूज हुआ है उसका कोड और साथ में उस पैटर्न का क्लास डायग्राम। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज किया है अपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटर है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट है, कॉन्क्रीट बिल्डर है। तो आप बताएंगे कौन सी क्लास कौन सा रोल जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है, तो 5, 6, 8 पेज की मेरे हिसाब से रिपोर्ट बनेगी हर ग्रुप की, जिसमें सिर्फ डिजाइन पैटर्न का कोड होगा और उसका क्लास डायग्राम होगा। ठीक है, और ये जरूर लिखिएगा क्लास डायग्राम पे कौन सी क्लास पैटर्न में किसके बराबर है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स आपके पास सारे हैं जो जो कोड लेवल पे आपको देने थे। अब हमें 5 अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स को कवर करना है, वो हम आज और कल की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करके कवर करेंगे। एक मेकअप मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने सोचा है कि टुवर्ड्स द एंड में आपको दे दूंगा ताकि आपको टाइम मिल जाए प्रोजेक्ट अच्छा करने का। तो मैंने वेडनेसडे या थर्सडे सोचा हुआ है, और अगर आपका कोई क्लाश आ रहा होगा या कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मेरे माइंड में है कि वो मेकअप हम 6 to 9 में ले लेंगे।
सही है, तो 6 to 9 में एक ऐसा टाइम है कि आप लोगों को और कोई क्लासेस का लोड नहीं हो रहा होगा। ये बात सबको समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस सर, आ गई समझ। ठीक है जी, बस बेटा नेक्स्ट थर्सडे को यानी कमिंग थर्सडे को 6 से 9 में एक्स्ट्रा क्लास होगी। आज की क्लास जो है उसमें आप अपना प्रोजेक्ट चेक कराएंगे। आज की क्लास हम 5:15 बजे वाइंड अप कर देंगे। एक साहब को कोरोना हो गया था, 44 इयर्स के थे, मुझसे 3 साल ही बड़े थे बेचारे, उनकी डेथ हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हो गया उनकी डेथ को सुन के, और वो बेचारे मेरी तरह मोटे भी थे, तो मुझे और टेंशन हो गई है। और ना सिगरेट पीते थे, मैं तो सिगरेट भी बहुत पीता हूँ, ना सिगरेट, ना छालिया, ना पान, ना गुटखा, बस मोटे बेचारे बचपन से थे, मुझसे बल्कि ज्यादा ही बेचारे मोटे होंगे। और लेकिन थे वो 44 इयर्स के। और दूसरा जो उनका मसला हुआ वो ये हुआ कि उनको अनडिटेक्टेड डायबिटीज थी। मैंने जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो पता चला कि वो डायबिटिक है। तो परसों रात में जो है उनको वेंट पे डाल दिया था, तो आज सुबह को उनका जो है वो इंतकाल हो गया। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरे जो बहनोई हैं उनके छोटे भाई होते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो मुझे अभी उनकी तदफीन में जाना है। तो ये बेसिक सिलसिला है। ठीक है, तो अब वैसे तो कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। आज तो एक्टिव केसेस हमारे 30,000 से भी कम हो गए, लेकिन ये आज एक हमारी फैमिली में भी डेथ हो गई। ठीक है, तो 5:15 बजे हम क्लास को ऑफ कर देंगे। मैंने ये कहा है कि थर्सडे को प्रोजेक्ट चेकिंग वाली क्लास होगी। 3 बंदे हर ग्रुप के अंदर, तीनों का वाइवा होगा। अगर एक बंदे ने गलत किया, सबके नंबर 0 आ जाएंगे या सबके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, थर्सडे को मोस्ट प्रॉब्ली हम 6 to 9 में क्लास रखेंगे। मैं शहजाद से अनाउंस करवा के आप लोगों को प्रॉपर SMS भी करवा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा और कल भी मैं थोड़ा तेज चलूंगा। बीच में मैंने आपका एक क्विज लेना है, तो क्विज मैं आज तो नहीं लूंगा। कल की क्लास में क्विज या तो मैं वाइवा बेस ले लूंगा या मैं आपका कोई रिटन टास्क दे दूंगा आपको 15 मिनट का, और वो आपने करना होगा और मुझे फौरन जमा कराना होगा। उसकी क्या पॉलिसी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। रात तक मैं उस पर सोच लेता हूँ। CR साहब मौजूद हैं हमारे? आ गए CR? जी सर मौजूद हूँ। अमाज भाई, क्या क्या नंबर लगे हुए हैं हमारे पास? 2 क्विजेस लगे हुए हैं और एक असाइनमेंट लगा हुआ है। सर 2 क्विज हैं, 2 असाइनमेंट है, क्योंकि आपने जो असाइनमेंट दिए थे आपने उन्हीं के क्विज दिए थे। बस ठीक है, तो हम फिर एक क्विज और ले लेंगे, इसको हम असाइनमेंट काउंट नहीं करेंगे। तो 3 क्विजेस, 2 असाइनमेंट्स, एक प्रोजेक्ट और एक मिड टर्म से हम आपके सेशनल अल्लाह ने चाहा तो 3 तारीख तक फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, बाकी 40 नंबर का हम कोशिश करके आपका फाइनल जो है वो ले लेंगे। ओके सर। मिड टर्म के नंबर और क्विजेस के नंबर आप सबको पता है, बस मुझे एंटर करना है। CR तुम्हारे पास मेरा टेलीफोन नंबर है? नो सर। अच्छा, तो तुम लिखो मेरा टेलीफोन नंबर 0333 एक सेकंड सर। 0333 0333 344 सॉरी सर 344 344 3035 3035। ओके सर। सही है, तो आप मुझे रात में अगर 9 बजे तक याद दिला देना तो मिड टर्म के नंबर एंटर करा देना, क्योंकि कल लास्ट डेट है। सही है, तो मिड टर्म के नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, आप बोलते जाना, मैं एंटर करता जाऊंगा। मेरे ख्याल में 5-7 मिनट लगेंगे, तो अगर हम व्हाट्सएप कॉल भी कर लेंगे तो हम ये एंट्री कर लेंगे रात में। ठीक है, या नॉर्मल कॉल भी बता देना तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। तो बस लिस्ट अपने हाथ में रखना, तो मैं तो के नंबर्स लगा दूंगा कम से कम। क्विजेस और असाइनमेंट्स फाइनल करने के लिए हमारे पास 3 तारीख तक का टाइम है। सही है, अच्छा, तो बस ये सिलसिला जल्दी से सॉलिड हमारा लास्ट वाला रह गया था, वो खत्म करके 2 अडेप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर 2 अडेप्टर के बाद टाइम बच जाएगा तो मैं आपको बिल्डर भी आज पढ़ाऊंगा। सही है, ये मेरा आज का टारगेट है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको 5:15 बजे तक हमें आज पूरा करा दे। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी मैं ठक करके रिकनेक्ट करूंगा, फिर डिस्कनेक्ट होगी मैं ठक करके रिकनेक्ट करूंगा। सही है, हमारे पास आज टाइम सही है। ठीक है, तो चले मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे बोला है कि लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है वो रिपीट करा दें। तो डिप हमें शुरू करना था वैसे तो। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जिनको याद नहीं था प्लीज मेरे पुराने लेक्चर्स देख लो। मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। जिस बच्चे ने सवाल किया था, अगर उसको समझ में आ जाए, स्लाइड से नहीं बता रहा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा वही है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जो रिलेशनशिप में मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल जा रहा है वो पैरेंट टाइप का हो। सही है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक क्लास है मेंबर की, ठीक है, और मेरे पास 3 तरह के मेंबर हैं, गोल्ड,
प्लैटिनम और सिल्वर, सही है ना, और मेरे पास दूसरी क्लास है क्लासिफिकेशन की। गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर तीनों सब क्लासेस हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो अब मैं जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल मेंबर की क्लास में डालूंगा वो किसका डालूंगा? वो मैं क्लासिफिकेशन की टाइप का डालूंगा। अगर उसको मैं क्लासिफिकेशन की टाइप का डालूंगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि मेरे मेंबर की क्लासिफिकेशन गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम तीनों हो सकेगी। बात आ रही है समझ में? अगर मैं किसी एक टाइप का डालूंगा तो मैं उस टाइप के ऊपर स्पेसिफिक हो जाऊंगा, यानी हम सब्स्टिट्यूट कर सकें सब क्लासेस को रिलेशनशिप वाली क्लास के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था किसका? लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का, क्लास लेवल के ऊपर। आर्किटेक्चर लेवल पे इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने आर्किटेक्चर लेवल पे भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरी एपीआई यूज कर रही है कोई एप्लीकेशन, तो कभी भी उस एपीआई के अंदर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि एक चेंज को अकोमोडेट करने के लिए मुझे इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि मुझे इफ एल्स लगाना पड़ रहा है, तो इफ एल्स लगाने से बेहतर है कि मैं उसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करूं, ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन को मैं आसानी के साथ अकोमोडेट कर सकूं। क्लियर हो गया? जिस बच्चे ने मुझसे कहा था कि लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को आप इलैबोरेट कर दें, बेटा क्लियर है? किसने पूछा था ये सवाल? मैंने पूछा था। आया कुछ समझ में मेरे बताने से? सर क्लियर पूरा 100% तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से बेहतर ये है कि अब वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा, क्या चीज क्लियर नहीं हुई मुझसे पूछो तो मैं बता दूं आपको। क्या क्या चीज समझ में नहीं सर आई? सबसे पहले तो जैसे दूसरे सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर लिखा हुआ है ना फाइनल, ये देखो, और वो जो उसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। ये वाली डायग्राम समझ में आ रही है? जी। ये यूजर की क्लास का और अभी यूजर और रेक्टेंगल का क्या रिलेशनशिप है? सर यूजर जो है वो रेक्टेंगल से मतलब उस क्लास से डाटा ले रहा है। रिलेशनशिप क्या है? मुझे स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताओ। एब्स्ट्रैक्ट यूजर और रेक्टेंगल का क्या? क्लास है। अच्छा, रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या रिलेशनशिप है? जी, और कोई बताएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या रिलेशनशिप है? इनहेरिटेंस है सर। इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। अब देखो बेटा, जो आप सवाल कर रहे हो, अगर आप इनहेरिटेंस नोटेशन अभी नहीं पहचान पा रहे तो ये तो ऊड वाली चीज आप नहीं पहचान पा रहे हो। और यूजर का और रेक्टेंगल का क्या रिलेशनशिप है? कौन बताएगा? कोई भी बता दे। एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में एग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? एरो आ रहा है। तो एरो क्या किस चीज में होता है बताइए? डिपेंडेंसी में होता है। डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है। अब कॉमन सेंस से मुझे बताओ, अभी इस फड्डे में हम नहीं पढ़ते कि स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल की सब क्लास हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो वायलेशन बता रहे हैं ना यहाँ पे। लेट सपोज ये रेक्टेंगल की कोई सब क्लास है। अगर मैं यूजर की क्लास में ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्क्वायर का डिफाइन करूंगा, जिसका डिफाइन करूंगा स्क्वायर का, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा? जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर मैं यूजर की क्लास में ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो डिफाइन करूंगा उसकी टाइप अगर मैं स्क्वायर रखता हूं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? सर अगर स्क्वायर की सब जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होगी, वो यूजर को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन प्राइवेट अगर डिसएडवांटेज क्या होगा? सिर्फ ये जो डिसएडवांटेज है, अगर कोई चीज प्राइवेट होगी, बेटा किसी कोई चीज प्राइवेट होगी। सर मेरे घर में। अच्छा, तुम्हारे घर में रो रहा है। चलो आप अपना माइक ऑफ करो, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं यूजर में स्क्वायर को डिफाइन कर दूंगा तो यूजर हमेशा सिर्फ स्क्वायर को यूज कर सकेगा। ये बात समझ में आती है? सही है सर। लेकिन अगर मैं यूजर में रेक्टेंगल को डिफाइन करता हूं तो स्क्वायर को भी यूज कर सकता है। और अगर रेक्टेंगल की कोई और सब क्लास होती तो मैं उसको भी यूज कर सकता था। बात आ रही है समझ में? यस सर। मैंने क्या मिसाल दी अभी आप लोगों को? मैंने आपको मिसाल दी, यूजर की जगह पे मेंबर है। क्या है? मेंबर। रेक्टेंगल की जगह पे क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन की 3 सब क्लासेस है। कौन कौन सी बोली थी मैंने?
गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। तो अब अगर यूजर के पास क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा तो वो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या हो सकता है? गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है और वो प्लैटिनम भी हो प्लेटिनियम। सकता है, और मैं उनको एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? बोलो। LSP, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। क्लियर है? अब इसका कोड तो मैंने आपको वुड में भी करवाया था, फुल टाइम और पार्ट टाइम वाली केस के अंदर, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने मुझसे वुड पढ़ा है। याद आ रहा है कुछ? स्टूडेंट होता था जो फुल टाइम हो सकता था और पार्ट टाइम हो सकता था, याद है? और उसको चेंज करना था अपना, जी अगर हाफ टाइम है तो उसको फुल टाइम पे जाना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अब बाकी आप लोग मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम है इसको जल्दी से रीड आउट करें, मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है। सर प्रोजेक्ट का बता दें जरा एक दफा फिर से। और बेटा कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो उसमें 6 डिजाइन पैटर्न्स को इस्तेमाल करना है आप, कोई से भी 6, जरूरी नहीं है कि वो वाले हो जो मैंने पढ़ाए हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब इंशाल्लाह कल की क्लास सर 4 जी बोले। सर 4 कर 4 बहुत कम हो जाएंगे बेटा, 15 नंबर का 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रख रहा हूँ मैं, 15 का तो मिनिमम रखूंगा, तो 4 बहुत कम हो जाएंगे, उसके 6 तो करो कम से कम। फाइनल डेट क्या है? थर्सडे तक का टाइम दिया हुआ है, तो अब तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ काम तो कर लिया होगा ना, कम से कम ये सॉफ्टवेयर तो कमिंग थर्सडे? और क्या, 5 तारीख से तो आपके इम्तिहान है बेटा, थर्सडे को हमारी लास्ट क्लास है, अगले थर्सडे को। चलें इसको पढ़ें अब। देखो ये क्या कह रहा है, ये बहुत आसान बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कोड डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? कोड डिपेंडेंसी में क्या क्या आता है? कौन बताएगा? लाइब्रेरीज आती है शायद। नहीं नहीं नहीं, सारी रिलेशनशिप, सारी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स क्या पैदा करती हैं? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज पैदा करती हैं। कितनी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स आपने पढ़ी हैं? आपने कौन कौन सी रिलेशनशिप्स पढ़ी हैं? सर बहुत सारी पढ़ी है, एग्रीगेशन और क्या नाम है, एग्रीगेशन by reference, aggregation by value, dependency, जी सर। reflexive relationship, सही है? ये सब कोड डिपेंडेंसीज हैं या फिर ये सारी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप आप जिस क्लास के साथ बनाए ना, वो क्लास हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। वो क्लास क्या होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए या इंटरफेस होनी चाहिए। ये इसका लबोलबाब है। अब आप इसको रीड करें एक बार फिर से। आई बात समझ में? जिस क्लास के साथ आप रिलेशनशिप पैदा कर रहे हैं, कोशिश करें, हमेशा तो नहीं हो सकेगा, कभी कभी वॉलेशन भी होगी, लेकिन कोशिश करें कि वो क्लास क्या हो?
वो क्लास या Abstract. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर वो इंटरफेस हो। इंटरफेस हो। क्लियर है? इससे हमें ये सबक मिलता है। बात आई समझ में? आप कभी भी अगर चेंज करते हैं इंटरफेस में तो लाजमन क्या होगा? कॉन्क्रीट क्लास में चेंज होगा। लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट क्लास के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हरगिज नहीं है, ये नहीं है कि हर बार उसके इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इंटरफेसेस जो है वो लेस वॉलेटाइल हैं, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के मुकाबले में लेस वॉलेटाइल है, ठीक है ना। और जो भी चीज लेस वॉलेटाइल होती है उसको हम हमेशा डिजाइन में क्या करते हैं? अच्छे डिजाइन में हम उसको हमेशा प्रेफर करते हैं। ये पढ़े, आगे समझ में आएगा, इसको पढ़े पहले। तो स्टेबल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कभी भी अवॉइड करता है, हमेशा अवॉइड करता है वॉलेटाइल कॉन्क्रीटेशंस के ऊपर, यानी जो चीज कॉन्क्रीट होती है उसके ऊपर वो कभी भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन फेवर करता है किसको? एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को फेवर कर रहा होता है। और जब आप अगर ये रूल बना लें कि यार मैं जब भी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप बनाऊंगा मेरी हमेशा कोशिश ये होगी कि वो किससे बने? वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बने या वो इंटरफेस से बने, तो आपको ये वाले 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को रीड करें एक बार। इसको 2-3 बार रीड करिएगा ताकि आपके जहन में ये बात बैठे। अब तक इसने आपको क्या बात बताई है? अब तक इसने आपको ये बताई है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप जो भी आप क्रिएट करें, आप हमेशा उसको या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्रिएट करेंगे या इंटरफेस से करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कभी भी कॉन्क्रीट क्लास के साथ क्रिएट ना हो। अब पढ़ें। जी भाई, कुछ समझ में आया? यानी ये आपको 2 एडवाइस दे रहा है, डोंट रेफर टू वॉलेटाइल कॉन्क्रीट क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ? आप कभी भी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कॉन्क्रीट क्लासेस के साथ क्रिएट ना करें।
एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के साथ कर दें। दिस रूल अप्लाइज इन ऑल लैंग्वेजेस, चाहे स्टैटिस्टिकली टाइप्ड हो चाहे डायनामिकली टाइप्ड हो। क्या फर्क होता है स्टैटिस्टिकली और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज में? स्टैटिस्टिकली सारे रिलेशनशिप्स को पहले केटर करता है, डायनामिकली रन टाइम पे करता है, सही है ना? तो इट आल्सो पुट सीवियर कंस्ट्रेंट्स ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जनरली एनफोर्सेस द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी। तो जब आप सिर्फ रिलेशनशिप बना रहे होंगे कौन सी क्लासेस के साथ? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या इंटरफेसेस के साथ, तो आप फैक्ट्री को भी आसानी के साथ यूज कर सकेंगे। फैक्ट्री क्या होता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा देखो, फिर से देखो, मेरे ख्याल में जवाब नहीं आ रहा, खामोशी मुझे बता रही है कि समझ में नहीं आया। मैं एक क्लास का किसी दूसरी क्लास के साथ रिलेशनशिप बनाता हूँ, ठीक है? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल मुझे क्या कह रहा है? वो मुझे कह रहा है कि वो जो रिलेशनशिप मैं बनाऊं वो कौन सी क्लास हो? बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर इंटरफेस हो। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का न्यू के कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बन सकता है? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं बन सकता है? नहीं बन सकता। जो लोग हाँ कह रहे हैं वो अल्लाह के वास्ते जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सही करें। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का या इंटरफेसेस का उल्टा लटक के भी किसी का अब्बा भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? रिलेशनशिप हमेशा किसके साथ बनाओ? इंटरफेस के साथ। अगर ये काम करोगे तो दो चीजें करोगे या दो तुम्हें सबक मिले। पहला सबक, कॉन्क्रीट क्लासेस को रेफर नहीं करो। रेफर का मतलब रिलेशनशिप उसके साथ ना बनाओ। दूसरा, कभी भी कॉन्क्रीट क्लासेस से डिराइव ना करो। ये कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को पहले भी दे चुका हूँ। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि इनहेरिटेंस हमेशा करनी है तो किससे करोगे? या तो इंटरफेस से या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। वेरी गुड, या इंटरफेस से या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। अगर इनहेरिटेंस कॉन्क्रीट क्लास से करोगे तो मैं तुम्हें पहले क्या बता चुका हूँ? एनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाती है। ये बात याद है सबको? नहीं याद है? यस। ये यही दो चीजें कह रहे हैं। अब इसको पढ़ लो जरा। चलो अब इसको देखो, ये और आपको मजीद इसको करेगा। देखो इसको, देखो जरा। और अगर इस रूल को हमेशा फॉलो करोगे, यानी हमेशा जब तुम इनहेरिट हमेशा किससे करोगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से करोगे, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई कॉन्क्रीट फंक्शन होगा? नहीं सर। सही है ना? तो जाहिर सी बात है, तो तुम्हें और मजीद सबक क्या दे रहे हैं? तुम कभी भी कॉन्क्रीट फंक्शंस को ओवरराइड नहीं करो। कॉन्क्रीट फंक्शंस को कभी भी ओवरराइड नहीं करो। नहीं। सही है ना? क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट फंक्शंस को सोर्स को डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं। सही है ना? तो जब तुम उनको ओवरराइड करोगे, सही है ना, तो आप उन डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, आप उनको अपने साथ इनहेरिट कर रहे हो। तो इसकी वजह से एनकैप्सुलेशन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ मजीद एक और तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हमेशा कौन से वाले मेथड्स को ओवरराइड करो? हमेशा उन मेथड्स को ओवरराइड करो जो क्या हो, जो बोलो, जो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट हो। बस नेवर मेंशन द नेम ऑफ एनीथिंग कॉन्क्रीट एंड वॉलेटाइल। कभी भी वॉलेटाइल चीज का नाम ही नहीं, मतलब उसका तस्करा ही ना करो। सही। कोई एग्जांपल आए तो मैं एग्जांपल पे समझा दूं ज्यादा। हाँ आ रही है, चलो एग्जांपल इसको पढ़ो।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री अनडिजायरेबल डिपेंडेंसी को मैनेज करती है। कैसे मैनेज करती है, आगे वाली डायग्राम में क्या कह रहे हैं, एक फिगर आ रहा है 11.1, उसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बता रहा है। एप्लीकेशन क्या कर रही है, कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन यूज कर रही है, किसके साथ, बोलो, सर्विस इंटरफेस के साथ। However, the application must somehow create instances of concrete implementation. तो इस्तेमाल तो सर्विस इंटरफेस को कर रही है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन को क्रिएट करना है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए विदाउट क्रिएटिंग सोर्स कोड डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन क्या करता है, मेक सर्विस मेथड को यूज करता है सर्विस फैक्ट्री इंटरफेस के। सही है ना। इस मेथड को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, सर्विस फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन क्लास, जो सर्विस फैक्ट्री से डिराइव हुई भी है। और वो क्या कर रही है, वो इंस्टेंशिएट करती है कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशंस को। इसको देखें जरा, ये डायग्राम आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। ये बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आई हुई है, ये क्या कर रही है, यानी ये जो कर्व लाइन आ रही है, क्या ये क्या साबित कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा ही था जब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आपने पढ़ा था? जी भाई, जी हसन भाई पूछें, आप माइक खोलें, सवाल करें, डायरेक्ट रेज हैंड नहीं करो। हसन बेटा कुछ पूछना है? रेज हैंड आ रहा है। नो सर। अच्छा, आपका हैंड रेज हुआ था। ये लाइन क्या कर रही है, जल्दी से बताओ ना यार, ये तो नजर आ रहा है सामने। ये वाली क्लास कौन सी है, ये क्या है, इंटरफेस, ये क्या है, और ये भी इंटरफेस, ये क्या है, इंटरफेस, ये इंप्लीमेंटेशन कॉन्क्रीट क्लास, और ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो क्या होगी इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे हमारा कॉन्क्रीट सोर्स कोड क्लास। होता है पूरा। तो ये वाली लाइन एब्स्ट्रैक्ट को किससे अलग कर रही है, इंटरफेसेस, इंटरफेसेस या ओह सॉरी, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन से अलग कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट वाले पार्ट को कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन से अलग कर रही है। तो आप अपना फैक्ट्री का डिजाइन पैटर्न उठाकर देखना, सही है ना, तो तुम्हें नजर आएगा यही इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें ये जुमला पढ़ो बस, लेस देन अ मिनट रह गया। ये डायग्राम समझाता हूँ मैं जरा सा, इसको बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार पढ़ लो। मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ, सही है, आप लोग भी फौरन रिकनेक्ट करिए, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा है कि 5:15 तक डायरेक्ट क्लास लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 5:15 में मुझे जाना है। सही है, चलिए मैं रिकनेक्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।